पिछले क्लास में हम लोग आरसी सर्किट और आरएल सर्किट पढ़ चुके थे, मतलब जिसमें रेसिस्टेंस और इंडक्टर होता था और रेसिस्टेंस और कैपेसिटर होता था, उसको पढ़ लिए थे। उसका चार्जिंग भी पढ़े थे और डिस्चार्जिंग भी पढ़े थे। कैसे पता चलता था? तो बैटरी रहता था तो चार्जिंग होता था, बैटरी नहीं रहता था तो डिस्चार्जिंग होता था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एलसी सर्किट। इसमें रेसिस्टेंस नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें इंडक्टर है और कैपेसिटर है, लेकिन एलसी सर्किट में ऑसिलेशन होता है। तो जानबूझ करके हम नाम देते हैं एलसी ऑसिलेशन, ताकि आपको नाम ही से याद रहे कि इसमें ऑसिलेशन होता है किसी चीज का। ठीक है, तो वो देखेंगे कि कैसे ऑसिलेट होता है। ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें रेसिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब इसमें एनर्जी लॉस करने वाला कोई नहीं है। अरे आरसी सर्किट भी होता था तो एनर्जी लॉस सर्किट से किसके कारण होता था? रेसिस्टेंस के कारण। आरएल सर्किट होता था तो एनर्जी लॉस किसके कारण होता था? रेसिस्टेंस के कारण। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसमें एलसी सर्किट है जिसमें रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई एनर्जी लॉस करने वाला नहीं है। तो इसमें एक का एनर्जी बढ़ेगा तो दूसरा की एनर्जी घटेगा, और एक का जितना घटेगा दूसरा में उतना ही बढ़ेगा, तभी तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो एलसी ऑसिलेशन का सवाल कैसे डील करते हो तो हम लोग देखेंगे। अभी तत्काल ये जान लेना है कि इसमें रेसिस्टेंस नहीं है, इस कारण से इसका टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? कंजर्व रहता है। क्या इंडक्टर का एनर्जी कंजर्व रहता है? नहीं, वो ज्यादा कम होगा। कैपेसिटर का भी एनर्जी ज्यादा कम होगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है, तो आगे लिख दिया गया है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि जब तक टाइम का बात नहीं करेगा तब तक आपको यह समझ जाना है कि एलसी सर्किट का या एलसी ऑसिलेशन का किसी भी सवाल को हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से डील करेंगे। एक बार फिर से, जब तक टाइम का बात नहीं करेगा तब तक एलसी ऑसिलेशन का कोई भी जो सवाल होगा वो कैसे डील होगा? एनर्जी कंजर्वेशन से होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन आएगा तो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा जी। तो यहां पर एक केस लिया गया है जिसमें कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था और इंडक्टर में कोई करंट नहीं था। तो कैपेसिटर में जो भी एनर्जी रहेगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। तो यहां पर लिख दिया गया है कि इनिशियली टोटल एनर्जी कहां पे कंजर्व था? कैपेसिटर में, या बोलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में। इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं था। और ये एक केस लिया गया है जिसमें इंडक्टर में करंट है, इसमें चार्ज नहीं था, इसमें एनर्जी नहीं था, तो टोटल एनर्जी इसी में था। इंडक्टर में जो एनर्जी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ये पूरा पढ़ना ही है ईएमआई में, लेकिन चूंकि आरसी आरएल ये सब पढ़ाया गया है ना जी, आरसी ही केवल पढ़ना है यहाँ पे, बाकी आरएल माने जिसमें इंडक्टर आ जाए चाहे एलसी ये पढ़ना है ईएमआई के बाद लास्ट में। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन हम पढ़ाते इसलिए हैं कि एक टाइप का रहता है। अरे बोलो यार, तो इसी ढंग से ध्यान रखना है। तो इसमें केवल एनर्जी किस फॉर्मेट में है? मैग्नेटिक फील्ड में है, और कैपेसिटर में एनर्जी नहीं है। ऐसा एक केस लिया गया है कि एक बार इसमें क्या था कि करंट नहीं था, केवल इसमें चार्ज था। या ऐसा भी हो सकता है कि केवल इसमें करंट हो, इसमें चार्ज नहीं हो। या ऐसा हो सकता है कि इसमें क्या हो? करंट भी हो और इसमें क्या हो? चार्ज भी हो। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसमें एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में स्टोर है। अरे बोलो यार, कभी घुमा कर वो दे सकता है जी कि मैक्सिमम कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड में। ये बात समझ में आया? इसका मतलब वो क्या पूछा है, इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी का बात करेगा तो आपके दिमाग में इंडक्टर आना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेगा तो कैपेसिटर आना चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप इसको कनेक्ट करिएगा तो इसका चार्ज फ्लो हो कर करके ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा कि नहीं? ये डिस्चार्ज होगा, लेकिन उसमें कुछ करंट भी बहने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कनेक्ट किए तो कुछ चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज फ्लो होगा तो इसमें कुछ करंट आएगा, और इसका करंट क्या होगा कि घट करके कुछ हुआ होगा किसी टाइम टी पर। अरे बोलो यार, अगर इसमें पहले करंट था और इसमें चार्ज नहीं था तो ये पहले खुला हुआ होगा, जैसे कनेक्ट किया होगा तो इसका करंट ऐसे बहेगा। तो ये समझ में आया कि इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, कैपेसिटर पर चार्ज आएगा ना, करंट बहेगा जी, तो कुछ चार्ज इस पर आ गया, इसका करंट पहले के रिस्पेक्ट में कम हुआ होगा। और इसमें भी करंट था, इसमें भी चार्ज था। अरे बोलो यार,
तो क्या हुआ कि ये t इक्वल टू 0 पर था, तो कुछ करंट वगैरह फ्लो हुआ होगा, कुछ चार्ज वगैरह फ्लो हुआ होगा, तो इसका करंट भी चेंज हुआ होगा, इसका क्या चेंज हुआ होगा, चार्ज भी चेंज हुआ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एनर्जी कंजर्वेशन ओवरऑल लगाना है हमको। तो इस केस में अगर एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाइएगा तो कैसे लगाइएगा, तो शुरू में कितना एनर्जी था वहां पे बताओ तो, शुरू में इसमें एनर्जी 0 था, बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है क्या, और इसमें कितना एनर्जी था, तो Q0 स्क्वायर बाई 2C। हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, ये बराबर होगा किसी टाइम t के एनर्जी के, तो कितना हो जाएगा, इसमें एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ L, और जो भी उस समय में I होगा, बोलो यार, इसका इंडक्टेंस L होगा, और इसका एनर्जी कितना होगा, Q स्क्वायर बाई 2C। तो इसी ढंग से उसमें एक वेरिएबल आपको रहेगा, तो उसको डील आप कर लीजिएगा। समझ कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बस ऐसे खाली खींच रहे हैं। इसको देखोगे तो शुरू में एनर्जी कितना था, हाफ L I0 का स्क्वायर, कैपेसिटर में 0, फिर बाद में किसी टाइम पर वो कंडीशन देगा, किस टाइम पर वो हम लोग देखेंगे, कितना होगा बताओ तो, हाफ L I स्क्वायर, इंडक्टेंस इसका L है, और इसमें कितना एनर्जी होगा, Q स्क्वायर बाई 2C। ऐसा करके डील करें, ठीक है। और इसमें अगर बात करोगे तो शुरू में कितना एनर्जी था, हाफ L I स्क्वायर, इसको रटना है क्या, ये खाली एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, प्लस कितना होगा उसमें एनर्जी, Q स्क्वायर बाई 2C। ये किसके बराबर होगा, तो बाद में जो भी होगा हाफ L I डैश का स्क्वायर प्लस Q डैश का स्क्वायर बाई 2C। हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, बड़ा आसान है यार, ये बहुत आसान है, खाली बोर्ड भर दिए हैं भले। तो एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, कैसे दिमाग क्लिक करेगा कि एनर्जी कंजर्वेशन से बनाना है, जब तक टाइम नहीं पूछेगा, टाइम भी पूछेगा तो बहुत अच्छा सवाल होता है, तो उसको एसएम से रिलेट करके बनाओगे तो कदुआ जैसा बन जाएगा। तो वो हो गया। अब यहाँ समझना जरूर, इसके ऑसिलेशन को थोड़ा सा फील कर लेते हैं। तो क्या होगा कि मान लिए हैं कि इसमें शुरू में चार्ज है, इसमें नहीं है, एक केस हम मान लिए हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि केवल इसी केस में ऑसिलेशन होगा, L और C रहेगा तो एनर्जी कहीं जाएगा ना, तो आइडियली अगर बात करो तो इनफाइनाइट टाइम तक वो ऑसिलेट करेगा। अब प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो होता है ना रेसिस्टेंस जी, तो ऑसिलेट भी करता है, धीरे 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 जीरो होता है, लेकिन वो हम लोग को नहीं पढ़ना, तो फर्स्ट लेवल में उसका बात ही नहीं करना। तो इसमें क्या है कि जब t इक्वल टू 0 पर कनेक्ट करेगा तो इस समझ में आ रहा है कि चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, अरे चार्ज ऐसे फ्लो करेगा तो यहाँ पर आएगा ना, ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे यहाँ चार्ज घटेगा वैसे वैसे यहाँ भी चार्ज घटेगा, क्योंकि इसी का ना कुछ चार्ज इधर आएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि चार्ज डिस्चार्ज होते होते एक समय ऐसा भी आएगा जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब फुल्ली डिस्चार्ज होगा तो इसका मतलब इसका एनर्जी यहाँ पर चल गया, इसमें मैक्सिमम करंट होगा। ये ध्यान रखना जी कि एक जब फुल्ली डिस्चार्ज होगा तो दूसरे के पास मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम एनर्जी रहेगा, ये समझ में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में ऐसा दिखेगा, या फुल्ली डिस्चार्ज हो कैसा हो गया, तो उस समय में यहाँ मैक्सिमम करंट होगा, बोलो यार। और अब यहां से सोचो तो ये वाला कोई चार्ज नहीं रखे हुए है, इसमें करंट बह रहा है, तो ये समझ में आया कि इस करंट के कारण यहाँ पर चार्ज आएगा, चार्ज धीरे 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 बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ मैक्सिमम चार्ज होगा, उस समय में इसका करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक भाई क्या उड़ करके ऐसे हो जाता है, वो टाइम लगता है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे यहाँ तुम क्लोज किए तो इसका चार्ज बहा, और जैसे जैसे बहा चार्ज तो क्या हुआ कि इसका करंट बढ़ते गया, अरे बोलो यार, इसका चार्ज घटते गया, एक समय में चार्ज जीरो हो गया, इसमें करंट मैक्सिमम हो गया है? एक में जीरो होगा दूसरा मैक्सिमम हो जाएगा कोई भी चीज। अब क्या होगा कि इसको ऐसा तुम समझो कि इसमें करंट है और इस पर चार्ज नहीं है, और करंट ऐसे बह रहा है, तो समझ में आया कि ऐसे बहेगा तो इधर क्या होगा, हाँ चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा, एक समय में मैक्सिमम चार्ज होगा, उस समय में यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। अब फिर तुम इस कंडीशन को देखोगे तो क्या लगेगा कि चार्ज है और इंडक्टर है, तो अब ये करंट कैसे बहेगा, थी प्लस इधर ना है जी, तो ऐसे बहेगा, ये समझ में आया। तो ऐसे बहेगा तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, इसमें करंट बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसमें मैक्सिमम करंट हो जाएगा, ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, बोलो यार।
और अब इसको देखोगे तो क्या होगा, तो करंट ऐसे बह रहा है, तो करंट ऐसे बह रहा है तो इस पर धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा और मैक्सिमम होगा इतना, होगा ना जी। ये वाला फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। यही प्रोसेस है जो कि चलते रहता है। तो उतना नहीं समझना है हम लोग को, बस ये समझना है कि कैपेसिटर पर चार्ज आप दे दिए तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर के जीरो होगा और फिर पोलरिटी बदल लेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? फिर जीरो होगा और फिर पोलरिटी बदल लेगा। ये डिट्टो एसएम टाइप का होता है कि जैसे मान लो कि मीन पोजीशन पर कुछ है, मैंने किसी में जैसे कि इसके करंट का बात करोगे तो क्या है कि शुरू में जीरो करंट है, फिर करंट मैक्सिमम हो गया, बोलो यार, फिर करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, अब फिर करंट उल्टा डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, यहां देखो ना इसको, अब फिर क्या हो गया, जीरो हो गया, अब फिर वही कहानी चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इक्वेशन भी आ जाता है एसएम टाइप का ही, ये केवल फील कर रहा है कि हाँ ऐसा होता है। अरे बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा होगा। ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कंप्लीट साइकिल टी टाइम में होगा तो इसका मतलब ये वाला T/4 होगा। फिर छोड़ो उसको, हम लोग आगे देखेंगे। आप अभी तत्काल याद रखिएगा कि एलसी ऑसिलेशन में ओमेगा जो होता है वो बराबर होता है 1/√LC के। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको टाइम पीरियड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा। फिर इक्वेशन भी लिखने कहता है, तो जो भी एसएम टाइप का इक्वेशन होता है जी उसमें लिखाता है ना A sin ओमेगा t ± पाई। अरे बोलो यार, तो ओमेगा का जरूरत पड़ता है तो आप ओमेगा इसको याद रख लीजिएगा। याद रखना बड़ा आसान है चूंकि आप टारगेट में है। तो जो एसी में रेजोनेंस कंडीशन में होता है ओमेगा = 1/√LC, वही वाला यहाँ पर भी होता है। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये दोनों रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर आया है वैसा, मैंने याद रह जाएगा। जो रेजोनेंस कंडीशन में एसी में पढ़ते हैं ना जी हम लोग कि ओमेगा का वैल्यू 1/√LC होता है, यहाँ भी ओमेगा का वैल्यू 1/√LC होता है। ठीक है, अब बाकी कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ लिख दिया गया है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट इन इंडक्टर और कैपेसिटर चेंजेस लाइक एसएम, माने एसएम में जैसे इक्वेशन होता है वैसे ही इसमें चार्ज और करंट का होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एनर्जी का होगा, ये समझ में आ रहा है आपको? हर बार हम जी चार्ज और करंट के बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में बोलेगा तो इससे सोचेंगे, या एनर्जी के बारे में डाटा दे दिया तो एनर्जी से हम लोग चार्ज या करंट पर आएंगे तब डील करेंगे। ये शुरू से बोलते आ रहे हैं। पहले मेरा आवाज कोयल टाइप का था, यही भुगते भुगते हो गया ऐसा। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे इस चीज को समझिएगा कि एलसी ऑसिलेशन में रेसिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। एनर्जी कंजर्व में दिमाग नहीं लगाना, एनर्जी कंजर्वेशन 3-4 ढंग से यूज किया था, जितना इसका घटा उतने उसका बढ़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, शुरू का एनर्जी लिख देना है, फाइनली एनर्जी लिख देना। फाइनली मैंने जिस टाइम का बात करेगा, बोलो यार, और जो भी पूछेगा डील कर लीजिएगा। टाइम का बात करेगा तब आपको एसएम वाला प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। तो एसएम वाला प्रॉपर्टी कैसे लगता है वो भी हम थोड़ा सा एसएम वाला तो बता देंगे। अरे बच्चा जैसा, जबकि है सवाल बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो फेदर का पार्ट जब पढ़ा दिया जाएगा तो एकदम बच्चा टाइप का आपको लगेगा। तो ये वाला आई होप क्लियर हो गया होगा। और ओमेगा का वैल्यू 1/√LC है, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ क्या दे दिया है कि वही है कि हाउ टू प्रोसीड इन एलसी सर्किट। तो बोला ही गया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है जब तक कि टाइम या टाइम पीरियड का बात नहीं करें, और अगर जो टाइम का बात करेगा तो प्रॉपर्टी ऑफ एसएम यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे सवाल आना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ एसएम से। अभी आप लोगों ने पूछा है, जेईई मेन में एक बार पूछा, वो एकदम ज्यादा हल्का पूछ दिया, कुछ ज्यादा हल्का, माने इसका पूछ दिया, डायरेक्ट हो गया T/4। थोड़ा सा अच्छा पूछना चाहिए था। अब अच्छा और खराब कुछ होता नहीं है, जान रहे हैं तो सब बच्चा जैसा ही बनेगा। चलो यहाँ से एग्जांपल देखते हैं। दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज विथ 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस is connected with an inductor of inductance 5 Henry. Okay, find current in inductor when capacitor discharged by 50%। सेकेंड में दिया है कितना, 75%। समझना जी, कैपेसिटर डिस्चार्ज, तो बात नहीं किया कि चार्ज है या एनर्जी है, तो आपको चार्ज के बारे में सोचना। ये समझ में आ रहा है? एनर्जी के बारे में कहेगा तू दे देगा, अब वो दे भी देगा एनर्जी के बारे में तो हम लोग चार्ज में घींच करके या करंट में घींच करके डील करेंगे। बोलो यार, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया
और उसको इंडक्टर से जोड़ दिया, माने एलसी वाला हो गया। अगर रेसिस्टेंस से जोड़ता तो पहले जो पढ़े उस ढंग से डील करते। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए सबको समेट के एक जगह पढ़ाए हैं, अदरवाइज यहाँ कुछ पढ़ाते कुछ वहां पढ़ाते तो हौच पौच हो जाता। तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है जी कि एनर्जी को कंजर्व कर देना है। तो पहले वोल्टेज इतना था और कैपेसिटेंस कितना है इसका इतना, तो एनर्जी हो जाएगा हाफ, सी का वैल्यू हो जाएगा 10 माइक्रो इंटू वी स्क्वायर। इतना एनर्जी इसमें था, इंडक्टर में एनर्जी कितना था 0। जब नहीं कुछ दिया उसके बाद तो 0 होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब 50% डिस्चार्ज हो गया, मैंने 50% उस पर चार्ज बचा हुआ होगा, और चार्ज 50% होगा तो वोल्टेज हो जाएगा 50%, क्योंकि V का वैल्यू होता है Q बाई C, तो C तो कांस्टेंट ना है जी, तो Q 50% होगा तो V भी 50% होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा एनर्जी बाद में हाफ, और C का वैल्यू E भी आधा हो गया होगा नहीं, इंटू V का स्क्वायर, तो वोल्टेज भी आधा हो गया। इस समय आया। अच्छा वो वोल्टेज के बारे में दिया था, वो दिया था चार्ज के बारे में, लेकिन आपको पता है कि V का वैल्यू Q बाई C होता है, तो चार्ज आधा होगा तो वोल्टेज भी आधा हो जाएगा। आप ऐसे याद रखिएगा कैपेसिटर वाला में कि जो चार्ज का होता है वही वोल्टेज का हो जाता है, अरे टाइम्स वाला में नहीं ध्यान रख सकते। तो ये हो गया प्लस इंडक्टर का, तो हाफ एल कितना है 5 इंटू आई स्क्वायर। हेनरी नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है नहीं। तो ये वाला हो गया 200 हुआ ना जी। अच्छा ऐसा करते हैं ना कि हाफ से काट देते हैं सबको, अरे ये तुम कैसे बोला कि इंडक्टर 50% चार्ज हुआ है कि 50.5% हुआ है? तुमको बोला है कैपेसिटर 50% डिस्चार्ज हो गया, तो करंट बताओ इंडक्टर में। इंडक्टर में करंट तो निकालना है, उसके बारे में तुमको कैसे पता है? क्या एक मिनट रुक जाइए। ये वाला इनिशियल एनर्जी है कैपेसिटर में, और इंडक्टर में ये वाला क्या है 0। फिर बाद में कह रहा है कि 50% जो है वो डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर, तो चार्ज आधा हुआ होगा तो वोल्टेज भी आधा हो जाएगा, तो कितना एनर्जी बचा होगा? तो हाफ सी, ये तो चेंज नहीं हुआ होगा सी, इंटू पहले वोल्टेज 20 था तो अब हो जाएगा 10 का स्क्वायर इतना, प्लस अब इंडक्टर में एनर्जी कैसे लिखाएगा? तो हाफ एल आई स्क्वायर। अरे बोलो यार, और भी तरीका है लेकिन पहले तुम इसको देख लो। तो ये समझ में आया आपको कि हाफ हाफ तो खत्म हो गया, तो यहां पर कितना हो गया 4000 माइक्रो, ये कितना आ गया -1000 माइक्रो, यही ना हुआ जी? अरे बोलो यार, आप उसको करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे और रूट करोगे तो ये आएगा आई। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहां से आई का वैल्यू कितना हो गया? तो ये वाला कितना हो गया 3000 माइक्रो, आप 5 से डिवाइड करोगे 3000 को तो 600 माइक्रो, तो 600 वाला में हो जाएगा √6, 100 का निकल गया 10 और माइक्रो का निकल गया इतना, और √6 कितना होता है बताओ तो? बोलो यार 2.2 होगा। √5 होता है 2.236। अरे याद रखना, कपड़वा नोचते नहीं रहना। तो ये इतना हो गया इंटू 10⁻⁻2 और निकला है करंट सब ऐसा इतना होगा। समझ में आया? या इसको कोई वैसे भी बना सकता है कि इसका चार्ज हो गया कितना हाफ, तो एनर्जी हो गया होगा 1/4। तो कोई ऐसे सोच सकता है कि इसका मतलब इसका 3/4 एनर्जी किसको चला गया? इंडक्टर को। एनर्जी को तुम ऐसे सोच सकते हो कि इसका चार्ज कैपेसिटर का हाफ हो गया, तो एनर्जी होता है Q²/2C, तो चार्ज हाफ हो गया, जिसका मतलब कैपेसिटर का एनर्जी 1/4 ना हो गया जी। तो इसका मतलब इसका 3/4 कहां चला गया एनर्जी? इंडक्टर में। तो मान लेते हैं कि इंडक्टर में उस समय एनर्जी
सॉरी करंट होगा आई, तो एनर्जी तो बोलोगे इतना होगा, अरे बोलो यार, हाफ एल का वैल्यू कितना दिया है 5 इंटू आई स्क्वायर, तो मान लेते हैं आई, तो इतना एनर्जी होगा किसी टाइम में, तो ये बराबर होगा 3/4 एनर्जी ऑफ इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ये समझ में आ रहा होगा कि 3/4 इंटू इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो हो जाएगा हाफ, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइक्रो इंटू भी का स्क्वायर, तो भी कितना है, ये समझ में आ रहा है कि हम इनिशियल का 3/4 एनर्जी जो है वो किसको दिया, इंडक्टर को, क्योंकि वही ना सिचुएशन है जी, इसीलिए बोले कि अगर थोड़ा बहुत भी हॉटपॉट लगे तो ऐसा नहीं बनाना, सिंपली बना लेना, तो इससे ये वाला कैंसिल हो गया, वैसे कर लीजिएगा आप, और क्या, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैंसिल हो गया, और 4 से 100 बार में हो गया, 5 से जो भी है ये 50 हो गया, 220 हो गया, यही ना हुआ जी। तो यहाँ से आई के बारे में आप देख लीजिएगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसको उधर फेंकिएगा ना जी, तो कितना हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देख लो, हाँ तो 600 हुआ ना जी, माइक्रो का रूट, यही वाला तो था उस समय में। तो ऐसे इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग नहीं करिएगा, तरीका बहुत सारा है, आप दिमाग नहीं लगाइएगा, सीधे क्या करिएगा कि इनिशियल वाला लिख दीजिएगा, टोटल फाइनली टोटल लिख दीजिएगा, डील कर लीजिएगा, चल आएगा, पता चला 1/4 3/4 में ऐसा नहीं कि उलझ गए तो जा घबरा जाएगा, अरे बोलो यार, तो ऐसा नहीं, ये समझ में आया ना जी, वैसे करना। अब चलो दूसरा केस में क्या बोला, करा 75% कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब चार्ज 1/4 बचा, इसका मतलब वोल्टेज भी 1/4 ही बचा होगा, तो इसको वैसे ही करना है कि शुरू में एनर्जी होगा हाफ सी भी का स्क्वायर इतना, इंडक्टर में 0 था, अब बाद में इसमें हो जाएगा हाफ सी का वैल्यू 10 माइक्रो इंटू भी, तो भी कितना होगा, तो 75% डिस्चार्ज हुआ, तो 25% बचा हुआ, तो वोल्टेजों का वही ना हो जाएगा, ये समझ आ रहा है, इसका 1/4 कितना हो जाएगा का स्क्वायर प्लस उस समय इसमें करंट जो भी होगा हाफ एल इंटू आई स्क्वायर, इसी को डील कर लीजिएगा, या I1 लिख देते हैं, उसी को डील कर लीजिएगा, चल आएगा, कुछ नहीं है, बच्चा टाइप का, पढ़ाने में भी नींद आ रहा है, वो तो खड़ा है, इस पे सो नहीं रहे, ये समझ में आ रहा है। चलो यहाँ देखो क्या दिया हुआ, करा 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज विथ ए बैटरी ऑफ EMF 50 वोल्ट, नाउ कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड कनेक्टेड विथ एन इंडक्टर, ने कैपेसिटर को क्या किया कि चार्ज कर करके बैटरी से हटा करके इंडक्टर में लगा दिया, मैंने फिर क्या बन गया, एल और सी वाला बन गया। तो आपको बोल रहा है मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर, दिमाग में कुछ क्लिक किया क्या, आपको वहां लिख भी दिए ऐसे किनारे में, आई मैक्स कब होगा बताओ, तो जब क्यू क्या होगा, मीन होगा, क्यू मिनिमम तो 0 होगा, बस इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। तो शुरुआत में एनर्जी कितना था कैपेसिटर के पास, हाफ, सी का वैल्यू 10 माइक्रो, अभी कितना था 50, तो ये हो जाएगा 25, सब इतना एनर्जी था, इंडक्टर में कुछ नहीं बोला तो 0, हमेशा इंडक्टर में 0 ही एनर्जी रहेगा, शुरू में नहीं बोलेगा 0 ना रहेगा, और बाद में कैपेसिटर पर कितना एनर्जी होगा, तो 0, क्योंकि इसमें मैक्सिमम करंट जाएगा इंडक्टर में, तो कैपेसिटर में 0 रहेगा उसमें एनर्जी, अरे समझ में आया, तो ये हो गया, और उसमें कितना हो जाएगा एनर्जी था हाफ, और एल नहीं दिया क्या, दिया है 10 इंटू आई स्क्वायर बोलो या आई मैक्स का स्क्वायर बोलो, दिक्कत लग रहा है तो बोलबो नहीं करना, ताकि दिक्कत अब लगना नहीं चाहिए, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, समझ में आया, तो ये कितना हो गया 2500, तो ये हो गया 50, और माइक्रो बोले तो 10 टू पावर -3 रूट होगा ना जी, यही हो जाएगा आई मैक्स, इसका मतलब आई मैक्स कितना हो गया 50 मिली एम्पियर, अरे बोलो यार, अरे बच्चा टाइप का है जी, कुछ है नहीं। चलो दूसरा केस में क्या बोल रहा है, फाइंड करंट इन इंडक्टर एट द टाइम व्हेन कैपेसिटर विल लूज इट्स 50% एनर्जी। अब इसको डील करने का 2-3 तरीका,
एक तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 50% लूज किया था, कहाँ गया? इंडक्टर में। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हाफ, 80 का वैल्यू है 10 माइक्रो, अभी का वैल्यू था 50, तो उसका हुआ ना इतना। तो शुरू में इतना एनर्जी था कैपेसिटर में, तो इसका हाफ बचल रह गया, तो हाफ कहाँ चला गया? इंडक्टर के पास। ये समझ में आया कि हो जाएगा हाफ एल आई का स्क्वायर, तो यहां से आई निकल जाएगा। अरे बोलो यार। या कोई ऐसे भी कर सकता था कि शुरू में इसके पास कितना एनर्जी था, शुरू में कितना एनर्जी था जी? हाफ, 80 का वैल्यू हो गया 10 माइक्रो इंटू v का स्क्वायर, इतना एनर्जी इसके पास था। इंडक्टर के पास कितना था? जीरो। बाद में इसका 50% लॉस हो गया कि इंडक्टर में एनर्जी होगा कितना? इतना उस टाइम में, जो कि टोटल का 50% है। बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा है कि इंडक्टर के एनर्जी को डबल करिएगा तो सिस्टम का टोटल एनर्जी निकलेगा, वो बराबर होगा इसके। या फिर कोई ऐसे भी कर सकता है कि टोटल एनर्जी धर के निकालना लिए जी, तो बाद में टोटल एनर्जी कितना होगा? तो कैपेसिटर का एनर्जी, तो कैपेसिटर का कह रहा है कि 50% एनर्जी क्या हो गया? कम गया। तो अगर चार्ज के व्यू से सोचोगे या भी के व्यू से सोचोगे तो एनर्जी हाफ हो गया, जो बराबर होता है हाफ सी भी स्क्वायर के। तो एनर्जी हाफ कब होगा? जब भी 1/√2 टाइम्स होगा। समझ में आ रहा है? पता नहीं यार, तुम कर लेना वैसे। तो यहां कोई कर सकता है हाफ सी, अब भी कितना था शुरू में उसका? 50। तो ये समझ में आया कि एनर्जी आधा हुआ है, तो वोल्टेज 2 टाइम्स कम हुआ होगा, तब तो होगा। आप समझ रहे हो? अब प्लस हाफ एल आई स्क्वायर डील कर लेगा तो चला है। अरे कुछ नहीं है यार, तुमको लग रहा होगा कि हाँ ऐसे सर खाली नौकरी कर रहे हैं। चलो यार, देखो क्या दिया? दिया है कि फाइंड चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर when inductor will lose its 50% करंट। अच्छा, इसको डाटा छोड़े हुए हैं क्या? यहाँ डाटा इसको दे देना चाहिए था कि at t equal to 0 की K1 is shifted to B and की K2 is shifted to F। अरे बोलो यार, ऐसा कर दिया गया है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो समझना जी, ये वाला पहले से था, इसका मतलब इस समझ में आ रहा हो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट तो होगा पहले से। बोलो यार, बहुत पहले से नहीं है जी। और ये भी बहुत पहले से, तो इसमें भी कुछ करंट बह रहा होगा। तो ये सिंपल वायर कितना होगा? करंट कितना बहेगा? 20/5, मैंने इसमें 4 एम्पियर करंट बह रहा होगा ऐसे। और इसमें हाँ फुल्ली चार्ज होगा और वोल्टेज होगा 10 वोल्ट होगा ना जी। तो आप जैसे ही इसको कनेक्ट करिएगा तो खुल ना जाएगा यहाँ से, तो बेकार हो जाएगा। और जैसे ही इसको भी शिफ्ट करिएगा तो भी बेकार हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि ऐसा डायग्राम बनेगा। एक चीज पहले रुक जाओ, देख लो, ऐसा टाइप का बन जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 10 वोल्ट, t इक्वल टू 0 पर। और इसमें इधर करंट बह रहा होगा, I का वैल्यू कितना कितना बह रहा होगा? 4 एम्पियर। अरे यार, जो इसमें बहेगा तो शिफ्ट करोगे तो वही ना करंट वाले करके जाएगा। तो ये सब है कि वो शिफ्ट गति खुल गया तो इसको उड़ा दो, इधर शिफ्ट हुआ तो खुल गया तो उसको हटा दो, तो वैसे ना सर्किट दिखेगा तुमको। और फिर कुछ नहीं करना, करा इंडक्टर अपना 50% करंट क्या कर दिया? लॉस कर दिया है। तो कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ सी का वैल्यू दिया है 5 माइक्रो, तो 5 माइक्रो इंटू भी कितना शुरू में इतना हो गया ना कि नहीं? ये हो गया कैपेसिटर का एनर्जी प्लस इंडक्टर का एनर्जी हाफ और L 10 हेनरी इंटू I स्क्वायर, तो 16 इतना कब था एनर्जी?
शुरुआत में फिर बोल रहा है कि ये क्या किया 50% अपना करंट लूज कर दिया, तो उस पर चार्ज पूछ रहा है, तो हम जानबूझ करके ऐसे लिखते हैं Q²/2। 80 का वैल्यू इतना दी हो गया एनर्जी कैपेसिटर में प्लस हाफ एल, करंट हो गया आधा, 4 का आधा 2 का स्क्वायर इतना। इसी को डील कर लोगे तो क्यों नहीं चलाएगा? अरे बोलो यार, कुछ नहीं होता, तुमको लग रहा होगा कि ऐसी नौटंकी किया जा रहा है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो। तो टाइम के बारे में बात नहीं करेगा, ये नहीं कहना कि t = 0 तो बोलिए दिया था। टाइम पूछे या टाइम दे वो 0 छोड़ के, 0 तो वो कंडीशन है बता रहा है, तब आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना है। समझ आ रहा है कि नहीं? जब तक टाइम का बात नहीं करेगा। अरे बोलो यार। और पूछेगा कितना टाइम में इतना होगा या इस टाइम में क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब हम लोग क्या करते हैं कि एसटीएम वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो आपको पहले 12th हम स्टार्ट किए, इसलिए क्या करते हैं कि एसटीएम वाला थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, ठीक है? एसटीएम में एक स्मार्ट मेथड ही होता है, ठीक है, फेजर का। उससे क्या होता है कि सवाल जल्दी जल्दी बन जाता है। जनरली बच्चा प्रॉब्लम क्या होता है कि उससे बोलिएगा कि पार्टिकल को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो इक्वेशन लिखता है। अरे बोलो यार, इक्वेशन लिखेगा, उसमें पुट करेगा, फिर डील करेगा तो टाइम आएगा। अब इतना देर में क्या होता है कि ओएमआर शीट जमा करे टाइम आ जाएगा, समझे? तो यार समझिएगा, इसको बड़ा स्मार्टली आप डील कर सकते हैं बिना पेन टच किए हुए। पहले ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि ये वाला मीन पोजीशन को 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है? और इसको साइन वाला के हिसाब से सोचिएगा, तो 1/2 हुआ ना a का, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है। ये वाला है 1/√2 टाइप का, मतलब 45 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री हुआ ना जी। तो इधर जाएंगे तो माइनस में होता है, ठीक है? एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एसटीएम में और भी चीज इस पर से बताया जाता है, मतलब फेज डिफरेंस बताया जाता है, टाइम बताता है। हमको अभी इंटरेस्ट है केवल टाइम वाला में, ठीक है? और ये समझ जाइएगा तो एलसी को रिलेट करके बता देंगे, अभी तत्काल उतना ही मतलब। तो ये भी आपको पता होगा कि 360 डिग्री से घूम जाने को ही हम लोग बोलते हैं एक रेवोल्यूशन या 1 टाइम पीरियड उस इंटरवल को। तो 360 डिग्री, इसका मतलब समझ में आया कि टी टाइम माने टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट हुआ। अब वो कितना जल्दी सवाल बनता है, अब ऐसे इक्वेशन लगाते रह जाता है। बोल दिया आपको कि a से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो बोलो यार, तो कैसे डील करेंगे? वो कितना आसानी से कर लोगे। तो a तो हो गया 90 डिग्री 1, और ये 1/2 हो गया तो 30 डिग्री। इसका मतलब बोला है कि 90 डिग्री से 30 डिग्री जाने में मतलब 60 डिग्री का ना गैप है। तो 360 का 1/6 ना है 60 डिग्री। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें टाइम t/60। अरे समझ में आया? ऐसे में और फीलिंग आता है भी ऐसे करना। तो ये है 90 डिग्री और ये क्या है 0 डिग्री। तो ये 360 का 1/4 हो गया, तो टाइम 1/4 होगा। तो ये तो बच्चा को याद रहता है। एक बात हम बता रहे हैं, यहाँ क्या दिया है कि पार्टिकल को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, वो देगा डिस्टेंस, समझ आ रहा है कि नहीं? या पोजीशन, तुमको एंगल में फेंक करके डील कर देगा, तो तुरंत बन जाता। ये लिख रहे हैं क्वेश्चन। तो ये वाला कितना होगा बताओ तो? ये होगा 45 डिग्री, और ये वाला 1/2 तो 30 डिग्री, तो मतलब -30 डिग्री। आपको गैप देखना है, कितना एंगल चला है, 75 डिग्री ना चला है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर टाइम निकालना है आपको, तो अगर डायरेक्ट नहीं पता चल पाए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 360 डिग्री चलता तो t टाइम लगता, तो 1 डिग्री चलता तो इतना टाइम लगता, तो 75 डिग्री चलता तो कितना टाइम लगता। स्वाहा। चलिए, अब आप लोग अपनी एक दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करते रहिए। यह समझ में आया कि टाइम निकालना बड़ा आसान है। पोजीशन को देख करके ना एंगल में फेंक करके तो तुरंत डील हो जाएगा। बोलो यार, एसएम वगैरह भी बहुत आसानी से डील होता है, सब सवाल भी आसानी से होगा। एसएम वगैरह बच्चा डरता है, पता नहीं कैसे, तो उसमें रीजन है डरने का। एसएम में अंदर में डबल डिफरेंशियल इक्वेशन चलता है,
तो इंटीग्रेटो करना है, डबल डिफरेंशिएशनो करना है, डबल इंटीग्रेशन मतलब आप लोग को दिक्कत लगेगा या टाइम टेकिंग भी होता है। मैथो तो बच्चा बनाता टाइम टेकिंग होता है, तो प्रॉपर्टी याद रहेगा ना, तो फिर क्या होगा कि तेजी में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। चलो अब यहाँ देख लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। यस सर। दिया हुआ है कि एन इंडक्टर हैविंग 10 एम्पियर करंट इज कनेक्टेड t इक्वल टू 0 पर विथ 20 मिली फैराड कैपेसिटर। फाइंड इक्वेशन ऑफ चार्ज, मत करो, फाइंड इक्वेशन ऑफ चार्ज एंड करंट एट टाइम t। ठीक है, आप लोगों में हल्का सवाल पूछता है, ये भी नहीं पूछता है, आप लोगों में क्या पूछता है, यहां से यहां पर माने करंट हो गया ऐसा, तो बताइए कितना देर में होगा। वो भी पूछा नहीं है, जेईमेन में पूछा, आप लोग में भी पूछेगा। ठीक है, टी टाइम वाला इक्वेशन है तो उसको थोड़ा सा सोच कर करके लिख देंगे, समझ ना, खाली सोचोगे हो जाएगा। दिया है कि इंडक्टर जो था उसमें करंट था कितना, 10 एम्पियर था। अरे बोलो यार। यस सर। तो 10 एम्पियर था इंडक्टर में करंट, t इक्वल टू 0 पर, इसमें था 10 एम्पियर करंट। समझते जाना, खाली देख ले रहोगे तो हो जाएगा यार। और इसको कनेक्ट किया है किससे, कैपेसिटर से कनेक्ट किया है, जिसका 20 मिली फैराड कैपेसिटेंस है। बोलो यार। और इसका मतलब समझ में आया कि इसमें Q0 था कब, t इक्वल टू 0 पर। कोई दिक्कत लग रहा है? अब समझिएगा यार कि आपको t टाइम में करंट बताना है, तो कैसे सोचेंगे, थोड़ा सा सोचना, जवाब मिल जाएगा। इसका इंडक्टेंस भी कुछ होगा, नहीं दिया इंडक्टेंस, L देना चाहिए था। चलो मान लेते हैं कुछ L का वैल्यू ताकि डाटा में आ जाए। तो ये हो गया 25 मिली, हुआ ना जी। तो देखो यार, तो इसको कर देते हैं 10 हेनरी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखना बड़ा आसान से डील होगा, आप में अपने पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो। तो समय ना t इक्वल टू 0 पर इसका मैक्सिमम करंट है, बोलो। अब फिर क्या होगा, इसका करंट धीरे धीरे घटेगा, और उसका घट के 0 होगा, फिर बढ़ेगा। आप t इक्वल टू 0 को पकड़िएगा, हम पूरा एस्टेम नहीं पढ़ा रहे, इसलिए यहां पर एक स्पेशल कंडीशन वाला ही दिया गया है। तो t इक्वल टू 0 पर करंट इसका मैक्सिमम था। तो बताओ, तो अगर तुमको साइन या कॉस का फंक्शन लिखने का मौका मिलेगा तो तुम क्या लिखना पसंद करोगे, साइन वाला कि कॉस वाला? सोच के बोलना, साइन वाला, या तो तुमको जूता मारने लगे या अपने मतलब पर मारने लगे। अरे t इक्वल टू 0 पर कोई चीज मैक्सिमम है, इसका मतलब वो कॉस ना है। तो ये समझ में आया कि I का इक्वेशन क्या लिखाएगा, तो I नॉट जो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम तो यहाँ 10 है ना जी। और कौन सा इक्वेशन लिखाएगा करंट के लिए, कॉस। ओमेगा, तो ओमेगा आपको पता है कि 1/रूट LC होता है, तो L का वैल्यू दिया 10 और C का वैल्यू दिया 25 मिली, हुआ ना जी, इनटू t, यही वाला हो जाएगा। अरे ये सब पूछा नहीं है, ये वाला सवाल पूछा तो तुरंत बन जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? उस पर भी आप में नहीं पूछा, ये मेन वाला पूछा। तो ये किसके बराबर होगा बताओ तो, 10 cos और 25 का 5 निकल गया बाहर, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -2, तो 10 टू -1 तो 10 जाएगा, तो 10/5 तो कितना हो जाएगा, 2t, इतना हो गया। तो ये करंट हो गया t टाइम में। किसी भी टाइम में पूछ देगा करंट तो निकल जाएगा कि नहीं? अरे बोलो यार। अब समझना थोड़ा सा, अगर तुम चार्ज का इक्वेशन लिखना चाहते हो तो चार्ज शुरू में क्या था, 0, बोलो यार। उसका फिर बढ़ के मैक्सिमम होगा, बताओ तो कौन सा इक्वेशन लिखा है, साइन वाला। तो Q का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम इनटू साइन ओमेगा t, तो ओमेगा कितनी ना होगा जी, तो इतना हो जाएगा। अब m क्या हो गया, Q नॉट निकालना, तो मैक्सिमम चार्ज निकालना। तो मैक्सिमम चार्ज कब हुआ होगा, जब उसमें करंट 0 हो गया होगा। तो अगर ये दे देगा, अरे सब दिया ना, खाली बताया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू L 10 इंटू I का स्क्वायर, तो 100 हो गया। इतना एनर्जी था, कैपेसिटर में शुरू में 0 ना था, और जब मैक्सिमम चार्ज आपको निकालना है कैपेसिटर में, तो उस समय में इंडक्टर में तो 0 करंट होगा,
ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? तो क्यू मैक्स का स्क्वायर बाई 2 और सी का वैल्यू 25 मिली। तो ऐसा हो गया, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहाँ से कर लीजिएगा आप, देखो नीचे से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 1000 और ये वाला इधर आएगा तो खत्म हो गया। फिर 25 है तो क्यू नॉट का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये समझ में आया कि ये इक्वेशन कितना हो जाएगा बताओ तो 5 sin 2t। कोई जरूरी नहीं है कि t इक्वल टू 0 पर एगो में मैक्सिमम ही रहता है एगो मिनिमम होता, कुछ अलग भी रह सकता था, लेकिन वो यहाँ नहीं पूछेगा। वो एसएम का सवाल होता है, एसएम में बड़ा आसानी से डील करके बता दिया था। इसमें हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। अरे बोलो यार, ये पता है कि एसएम वाला इक्वेशन लगता है तो साइन कॉस वाला लगेगा। t इक्वल टू 0 पर कोई मिनिमम है, इसका मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू जो भी होना रहेगा, क्यू नॉट आई नॉट जो भी होगा, और उसके बाद साइन वाला फंक्शन जाएगा। कोई t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसका मैक्सिमम वैल्यू जो भी आई नॉट क्यू नॉट जो भी होगा, और उसके बाद कॉस वाला फंक्शन जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन देता कि कैपेसिटर को चार्ज करके लगा दिया गया, किससे? इंडक्टर से लगा दिया गया। अरे बोलो यार, तो इसका मतलब समझ में आया कि कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब अगर कैपेसिटर में बात करिएगा तो t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम था, तो q का वैल्यू होता है q नॉट cos ओमेगा t। करंट मान लो धीरे धीरे उससे बढ़ t इक्वल टू 0 पर 0 था, और बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? q का वैल्यू करंट नहीं निकालते इंडक्टर में, तो I का वैल्यू कितना होता है? I नॉट sin ओमेगा t। समझ आ रहा है कि नहीं? वो इतना भूख दे रहे क्योंकि एसएम नहीं पढ़ाया गया, इस कारण से 12th इधर स्टार्ट किए हुए। एसएम पढ़ लेता तो बच्चा इसी बना लेता है, क्योंकि वहां भी सब कुछ बताया था, पूरा इलेबोरेट करके बताया जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। बोलो यार, बोलो जल्दी। ये समझना कह रहा है कि इन प्रीवियस प्रॉब्लम आफ्टर हाउ मच टाइम, देखो टाइम पूछने लगा ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इस ढंग से नहीं, लेकिन हम बता दिए कि अगर वो टाइम दे देगा कि इस टाइम में क्या होगा तो इक्वेशन लिख करके कर देना। इक्वेशन तुरंत लिखा जाता है जी। हाँ, इसमें करंट दे करके इसका इक्वेशन लिखना रहेगा, तो आपको क्यू नॉट निकालने के लिए आपको समझ जाना है कि मैक्सिमम चार्ज कब होगा, जब उसमें करंट 0 होगा। तो इसको करके कर लीजिएगा। तो ये सवाल तो आएगा तो बहुत बवाल सवाल होगा, फर्स्ट लेवल के लिए अच्छा सवाल होगा। चलिए यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि कितना देर के बाद कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज होगा। फर्स्ट टाइम इसलिए लिखा गया, नहीं भी बोलता फर्स्ट टाइम मानते, अरे इसमें बहुत बार ना होगा जी, ऐसे ऐसे तो कंटिन्यू चलते ना रहेगा जी। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर पर शुरू में 0 चार्ज था। अरे बोलो है, अगर पहला बार मैक्सिमम होगा, मतलब यहाँ पर जाने का टाइम एक तरह से पूछ रहा है वो, तो ये समझ में आया कि T/4। अरे इंडक्टर में करंट था, उसको आप लगाए हैं किससे? कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर से जब आप लगाए हैं तो कैपेसिटर में चार्ज धीरे 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 बढ़ेगा ना जी। तो शुरू में कितना था? 0, और उसको कह रहा है कि मैक्सिमम हो जाए, मतलब ए पर पहुंच गया। अगर एसएम से रिलेट करिएगा तो बोलो यार, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ए का वैल्यू क्यू नॉट हो गया एक तरह से मैक्सिमम। बोलो जी, तो टाइम इतना होगा। आपको पता है कि ओमेगा का वैल्यू कितना है, यहाँ तो पता नहीं चल गया था कि ओमेगा का वैल्यू 2 है प्रीवियस प्रॉब्लम में। तो ओमेगा का वैल्यू T2 था, तो T का वैल्यू कितना होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। ये कट गया तो हो गया पाई सेकेंड। अरे बोलो यार, अब इसमें क्या दिया है? इंडक्टर विल लूज इट्स 50% एनर्जी। तुम एनर्जी वाला क्वेश्चन लगा दोगे तब तुमको ये सोचना पड़ेगा, समझना कि इंडक्टर का एनर्जी कितना होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट ना है जी। तो ये वाला 50% लूज करेगा, माने बचा हुआ रहेगा। 50% माने हाफ बचा हुआ रहेगा। तो ये हाफ कब होगा? जब करंट कितना हो जाएगा बताओ तो? इतना बटा √2 टाइम्स होगा, तब ना स्क्वायर होगा जी। तो पता चल रहा होगा आपको कि करंट को आप क्या कर दिए, कैसे करो ना 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? नहीं भी तो फिर ऐसे करोगे, लेकिन वो तो एकदम इरिटेटिंग हो जाएगा कि U1/U2 या U इनिशियल बाई U फाइनल, ये बराबर होगा, प्रोपोर्शनल ना है जी, तो बराबर होगा I इनिशियल का स्क्वायर बाई I फाइनल का स्क्वायर। तो इसको करते रहोगे तो चल आएगा। लेकिन ये समझ आया कि स्मार्टली ऐसे डील करते हैं।
और भी तरीका है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट हो गया तो u प्रोपोर्शनल हो गया आई स्क्वायर के, तो आई प्रोपोर्शनल हो गया रूट यू के। तो समझ में आ रहा होगा कि ये वाला हाफ हुआ है, ये समझ में आया कि करंट जो होगा 1 इतना हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट देखा हुआ ही रहेगा कि ये हाफ कब होगा, जब ये वाला 1/√2 होगा तब तो स्क्वायर होकर के हो जाएगा। ये वाला 1/4 कब होता बताओ तो, जब ये वाला हाफ होगा तब तो स्क्वायर होकर के 1/4 हो जाएगा, तो पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है कि टाइम कैलकुलेट करने कहेगा, अरे बोलो, या इक्वेशन किसी का भी लिखने के लिए बोलेगा तो हम लोग करेंटे या चार्ज पर पहुंच करके डील करते हैं, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये समझ में आया कि ये बोला है कि कितना देर में इंडक्टर 50% एनर्जी लॉस कर देगा। इसका मतलब आपको सुनाई देना चाहिए कि कितना देर में करंट जो है 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो अगर इसको एसएम वाला में दिखाओगे, एसएम नहीं पढ़ो तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ लगे तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो शुरू में करंट तो मैक्सिमम था जो एम्पलीट्यूड की तरह एक तरह से होता, तो बोला कितना देर में एनर्जी 50% होगा, तो एनर्जी 50% होगा तो करंट इतना ना हो जाएगा जी। इसका मतलब ये I0/√2 हो जाएगा या A/√2 जो बोलो। तो ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये वाला टाइम वो पूछा है, नहीं पता चल रहा है। अरे तुमको तो पूछबे करेगा स्पेशल केस, जेई मेनो में पूछा है तो वो इसने कि कब पहला बार कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा, T/4 में। अरे मैक्सिमम था ना जी, अब पहला बार डिस्चार्ज होगा, मैंने वहां से 0 पर आ गया था T/4 में, ये तो हम जान के इसे दे दिए। बोलो यार, तो टाइम कितना हो जाएगा बताओ तो ये वाला हो गया 90 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री, इस दोनों में गए पे 45 डिग्री का नहीं, तो 45 डिग्री 360 का कैमा भाग, तो 360 का 1/4 टाइम्स हो गया, मैंने चौथा भाग 90 डिग्री हुआ, और उसका भी आधा है। तो समझ गए क्या ये समझ में आ रहा हो कि T/8, और T आपको मालूम हो गया था, बोलो यार, पाई ना आया था जी, ये π/8 हो जाएगा। ये तो हम पूरा बता दिए, उतना करता नहीं है। अरे समझ में आया? अच्छा ये समझ में आ रहा है कि इंडक्टर अपना 50% एनर्जी क्या किया, हाँ कैपेसिटर को दिया, तो उस समय में दोनों के पास बराबर एनर्जी होगा। क्वेश्चन ऐसा देता है कि कितना देर के बाद दोनों के पास बराबर एनर्जी होगा। इसका मतलब समझ जाना कि 50% लॉस करने का ही बात किया। इसको घुमा के समझ में आया, कैसे पूछ सकता था? तो क्वेश्चन देखता कहता आफ्टर हाउ मच टाइम इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल शेयर इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अरे बोलो यार, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी बोला मैंने, क्या हो गया कि एक तरह से 50% लॉस कर दिया अपना इंडक्टर, क्योंकि शुरू में एनर्जी इंडक्टर पास में था जी, 50% लॉस कर गया तो अब करंट बढ़ाइएगा। ये समझ में आया? इसमें क्वेश्चन पूछ सकता था कि बताओ टी टाइम के बाद एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, लेकिन ये समझ में आया कि एनर्जी का इक्वेशन आप नहीं लिख सकते हैं। पहले किसको लिखिएगा, करंट को और चार्ज को। ये आ गया इक्वेशन, उसके बाद आपको करना रहेगा इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर, आई का वैल्यू पुट है, मुझे पता है, उसको कर लीजिएगा। ये समझ में आया कि अगर एनर्जी का पूछता इंडक्टर में टी टाइम में तो कितना हो जाता, हाफ एल का वैल्यू 10, आई वाला इक्वेशन आता ये हो जाता 100 cos स्क्वायर 2t। बोलो यार, तो यहां से ये हो जाता, ये हो जाता 500 cos स्क्वायर 2t। हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि आपको एनर्जी पर एक बार नहीं जाना है। बोलो यार, आपको हर हालत में करंट और चार्ज से डील करना। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो पूछेगा उसी से, एनर्जी के बारे में बात हुआ इसलिए हम बोल रहे हैं। अरे बोलो यार, चलो इतना चूंकि निकल गया है, देखो आओ सुन लो खाली ऐसे। एसएम में प्रॉपर्टी बनाता है जी कि साइन ओमेगा टी का या कॉस ओमेगा टी का टाइम पीरियड 2π/ओमेगा होता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का टाइम पीरियड 2π/2 ओमेगा होता है। समझ में आया कि नहीं? तो मान लो कि इसमें अगर एनर्जी का टाइम पीरियड पूछ देगा तो कैपेसिटर में भी देखोगे तो Q²/2C। बोलो यार,
और इंडक्टर में भी देखोगे तो हाफ एल आई स्क्वायर आई स्क्वायर या क्यू स्क्वायर से वेरी करता है जी। अरे बोलो, आई स्टेप प्रॉपर्टी लग रहा है। ये समझ में आया कि करंट का और चार्ज का जो टाइम पीरियड होगा उसका आधा टाइम पीरियड होगा एनर्जी का। अरे कॉस स्क्वायर ये पता ही रहना चाहिए बच्चा को, ये पढ़ना था एसएम में, चूंकि बात निकल गया इसलिए हम बता रहे हैं। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ये ध्यान रखिएगा जी कि टाइम पीरियड कितना होता था 2 पाई और ओमेगा इक्विवेलेंट 2 ओमेगा होता है, जो पावर होता है ऐसे हो जाता है। एक मिनट, ये बात समझ में आ रहा है आपको? बोलो यार, बता रहे सब बता रहे, पर सुनिए, ये समझ आ रहा है आपको? तो इसको आप याद किए हुए रहिएगा। तो अगर एलसी ऑसिलेशन में अगर वो बच्चा को फंसाना चाहे तो ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें एनर्जी का टाइम पीरियड क्या होगा, क्योंकि करंट वेरी करेगा, चार्ज वेरी करेगा एसएम वाले लॉ से, तो एनर्जी भी ना वेरी करेगा जी। तो अगर एनर्जी के बारे में बोलेगा कि टाइम पीरियड क्या हो, तो ये समझ में आया कि ओमेगा जो निकाले हो ना तुम, तो उसके हेल्प से तुम करंट और चार्ज के बारे में बता सकते हो। बोलो यार, अगर एनर्जी के बारे में बताओगे तो ओमेगा डबल हो जाएगा। और बोलो, या पूछ सकता है कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जो इसका ओमेगा उसका उसमें डबल होगा एनर्जी में। हमको क्या स्क्वायर में चल रहा है जी? नहीं भी समझ में आ रहा तो दिमाग में घुसा वैसे क्यों? क्योंकि ये पढ़ना है एसएम। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत लग रहा है? हाँ अब बोलो। सर वो टी को 2 पाई बाय ओमेगा, लेकिन टी को टी बाय 4 नहीं रखने वहां पे। टाइम पीरियड को टी बाय 4 निकाले, उसका फिर कहां यूज है? हाँ तो ये पाई मालूम हो ना गया आपको, तो इसको पुट कर देंगे तो इतना देर में, वो तो हम टी के टर्म में यहाँ बताए थे। अरे ये बात चला गया कि ये वाला घटना जो है टी बाई 4 के बाद होगा, उसका तो टी निकाल करके पुट करिए दीजिएगा यार, तो पुट कर दीजिएगा यार। कोई दिक्कत लग रहा है क्या है? इसमें कुछ एसएम वाला भी बताया गया है, तो सोचना नहीं है, पहले रट जाओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ओमेगा इक्विवेलेंट तुम याद रखना 2 ओमेगा होता है, बात खत्म। अब ओमेगा होता है 2 पाई का, तो ये समझ में आया 2 ओमेगा डबल होगा तो फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगा, टाइम पीरियड हाफ हो जाता है। अरे बोलो यार, तो एसएम में पढ़ना है, वो तो खाली हम ऐसे एक बार बोल दिए, चूंकि बात निकल गया, तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी वो वाला बात। कोई दिक्कत लग रहा है? नो सर। अभी तक हम लोग एलसी ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब कुछ टाइम और बच गया है, तो उसमें हम क्या करते हैं आपको कि कलर कोडिंग पढ़ा दे रहे हैं। कलर कोडिंग मेन रूप से 4 कलर वाला हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन 4 कलर वाला पढ़ाने के बाद आपको हम 3 कलर वाला भी, 5 कलर वाला भी और 6 कलर वाला भी 5 मिनट में बता देंगे। मान लो कि अगर आ गया उस टाइप का तो बना लेना। ऐसे मेन रूप से 4 कलर वाला ही हम लोगों को पढ़ना है। चलो, अब क्वेश्चन ये है कि आखिर कलर कोडिंग का जरूरत क्यों पड़ा? तो कलर कोडिंग का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत छोटा होता है, उस पर कितना ओम का है, कितना टॉलरेंस उसमें होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर बदलेगा तो मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये सब उस पर प्रिंट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब मान लो कि चावल के दाना पर लिख दिया कुछ भी, जय श्री राम, जय हनुमान, जो भी लिखा, तो अपने प्रेमिका का नाम लिख लो, हाँ, बाबू, मोना, सोना, जो भी है, लेकिन वो दिखता डायरेक्टर है नहीं, जो उसको देखते हैं कुछ में डाल करके देता है ताकि दिखे। तो अब रेसिस्टेंस को डाल कर देगा तो रेसिस्टेंस से बहुत महंगा हो जाएगा। वो तो भाई तुम्हारे बाबू सोना का बात है, तो तुम कुछ डलवा दो, ठीक है, महंगा भी रहा तो कोई बात नहीं, जान हाजिर है, पैसा का तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन रेसिस्टेंस में क्या है कि छोटा जगह में उसको बहुत सारा चीज लिखना रहेगा, तो वो हौच-पौच हो जाएगा, वो दिखने नहीं करेगा। तो उसके लिए एक जुगाड़ लगाया गया कि रेसिस्टेंस पर क्या करो ना कि कलर अलग अलग लगा दो, और जो पढ़ा लिखा हुआ आदमी रहेगा वो समझ जाएगा कि कितना रेसिस्टेंस है, हर डाटा उससे मिल जाएगा, ठीक है। नहीं देख रहे हो क्या दिया हुआ कलर कोड, वो एक तरह से लिखा हुआ नहीं, वो एक तरह से कोड छोड़ के गया है, उस कोड से आपको डाटा खींच लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले क्या करना रहता है कि याद करना रहता है, समझ आ रहा है कि नहीं, कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ये भी, ये सब जब कलर देगा आपको तो उसका क्या मीनिंग होगा, तो हम बताएंगे कि क्या मीनिंग होगा। अभी तत्काल इसको याद कर लेना है। तो सबसे पहले आपको इसको रट जाना है। क्या लिखा हुआ? बीबी रॉय ग्रेट
बट वेरी गुड वाइफ, लेकिन गुड वाइफ रहेगी फिर भी गोल्ड सिल्वर नेकलेस तो मांगवे करेगी, उसके बिना तो कोई उपाय नहीं है। इसको पहले आपको रट जाना है, क्या? बीबी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ, लेकिन देख रहे हो कि बट लगा दिया है गुड वाइफ के ऊपर में, तो ये सब है जो कि क्या है, मांग ही रही है वो। ऐसे करके तुमको याद रखना है। आजकल प्यार नहीं मांगती है, ठीक है, प्यार करने वाला बहुत सारा मिल जाएगा उसको, ठीक है, वो गोल्ड सिल्वर नेकलेस ही मांग रही है। ये सब मजाक था, ऐसे ही वाइफ अच्छी होती है, ऐसा ही बोलते रहिए, रहे चाहे नहीं रहे, ताकि खाना मिलते रहे, हाँ, जान बचा हुआ रहे। बेलना से एक दे रहा था कि आजकल कंपनी वाला क्या है कि स्टील का बेलन बना रहा है। आदमी बोल रहा है कि भाई तुम्हारे घर में नहीं है क्या भाई जो स्टील का बेलन बना दियो, साला मारे मरिए जाए आदमी। ऐसे क्या है कि लकड़ी करेगा तो मार भी खाएगा, थोड़ा फूल गया फिर ठंडा हो जाएगा। चलो, अरे एक इंग्लैंड में सर्वे निकला था कि 70% हस्बैंड जो है ना बीवी से मार खा करके चुपचाप रह जाता है, साला बाहर बोले भी तो बेइज्जती। महिला को पर अगर कोई हाथ उठा दे तो बहुत सारा, एक तो चिल्लाने लगेगी, हाथ उठा करके एक बार मारा मोहल्ला में हंगामा कर देगी, आपको भाई मारते मारते तुम 10 बार मारा है, एक ये, और दूसरा पुलिस के पास चल गया तो कोई उपाय नहीं है तुम्हारा, तो ये सब कहानी हो जाता है। हाँ, और पुरुष का क्या है, बेचारा मार खा लिया, बाहरों बोलेगा तो बेइज्जती, और मतलब ओवरऑल इसी को कहता है खून का घूंट पी करके रह जाना। समझ में आ रहा है? खैर छोड़ो, तो इसको आप याद कर लीजिएगा जी, इसके हेल्प से ये वाला याद रह जाएगा। ये याद रह जाएगा तो इसमें कुछ है ही नहीं कंसेप्ट की बहुत समझाया जा सके, मैंने देखिएगा, टिक मार के आगे बढ़ जाइएगा। तो इसको याद रखिएगा, क्या है, बीबी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ, और उसके बाद फिर क्या है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस मांगे। इसको सीक्वेंस में ही याद रखना है, ठीक है। अरे बहुत ढंग से याद रखता है लोग। सर पहला बार में तो क्या हुआ था कि हम ऐसा कोडे बना दिए थे तो क्लास में बोल नहीं सकते हैं, मैंने जब हम याद किए थे तो, ठीक है। नहीं कैसे बोल देंगे, वीडियो ही बन रहा है। तो आप इसको याद रखे हुए रहिएगा। आप देखिए वो आया है यहीं से जी, बीबी रॉय ग्रेट, बीबी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस मांगे। मैंने पहला वाला हुआ ना जी, तो इसको आपको याद कर जाना है। अब स्टार्ट होता है कहां से, 0 से, तो 0 से 9 तक होगा, और गोल्ड सिल्वर में कुछ ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर और 9 कलर में कुछ नहीं है। इसमें मैंने डिजिट वाला में क्या मीनिंग है वो आगे पता चलेगा, यहाँ पर खाली याद रखिएगा। और जो डिजिट रहेगा उसी को 10 पर पावर में दे दीजिएगा तो मल्टीप्लायर कहलाता है। अरे बोलो यार। और ये याद रखिएगा कि ये तो 9 तक ही चलेगा, इसमें नहीं था, तो ये ध्यान रखिएगा कि गोल्ड वाला में 10 to the power -1 होता है और सिल्वर वाला में 10 to the power -2 होता है। ये आपको याद रखना है। अरे ये वाला सीक्वेंस में याद रह जाएगा, तो 0 से 9 तक याद रह जाएगा आपको, सीधे लिख दोगे। और उसके बाद फिर क्या है कि नीचे में कुछ नहीं है। और 0 से 9 वाला में तो 10 to the power 9, 10 to the power 8, 10 to the power 7 ये सब दे दोगे जी। अरे जैसा जैसा डिजिट है उसी को पावर में दे दिया गया। और इस दोनों में नहीं था, तो गोल्ड वाला में 10 to the power -1 होता है, सिल्वर वाला में 10 to the power -2 होता है। ये आपको ध्यान रखना। और टोलेरेंस का बात है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो टोलेरेंस में कैसे याद रख सकते हो, 0 से 4 तक वही परसेंटेज है। अरे बोलो यार, 0 से 4 तक वही परसेंटेज है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और उसके बाद जिसका 5 था तो उसका परसेंटेज हो गया कितना, 0.5%। अरे बोलो यार। उसके बाद इसका आधा हो गया। अरे बोलो जी। और उसके बाद है जो कि ये 0.1% है, और फिर इसका आधा हो गया। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आया, इसका भी थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन वैसे करके आपको याद रखना है वो भरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 0 से 4 तक वाला में तो परसेंटेज आपको पता चल गया, और 5 वाला में 0.5% होता है, उसका जस्ट आधा होता है उसके नीचे में, ऐसे याद रखना है। फिर क्या होगा कि 0.1% है और इसका जस्ट आधा होता है उसके नीचे में, ये याद रखना है, कोई उपाय है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और गोल्ड सिल्वर जो है 9 तक वाला के बाद का, समझ में आ रहा है कि नहीं? गोल्ड और सिल्वर हो गया, इसका 5% होता है और इसका क्या होता है 10% होता है। कलर नए है उसी को बोला जाता है नो कलर, मतलब वो बैंडे नहीं शो करेगा, वो बता रहे हैं आगे, तो उसमें बाय डिफॉल्ट लिया जाता है 20%। माने कलर नहीं है तो 20% लिया जाता है। वो मीनिंग हम समझा रहे हैं कि कलर नहीं होने का क्या मीनिंग है।
तो एक्चुअली में वही वाला 3 कलर बन जाता है। खैर उसके बाद में हम लोग देखेंगे, अभी आपको तत्काल याद रखना है। यहां से देखें क्या हुआ, 4% तक हुआ ना जी, उसके बाद 0.5%, फिर इसका आधा, फिर 0.1%, अब फिर इसका आधा, ऐसे करके याद रख सकते हैं। और इसमें जो था गोल्ड सिल्वर और नो कलर, तो इसमें याद रखिएगा 5%, फिर डबल, अब फिर डबल, ऐसे करके आप याद रखिएगा। अरे बोलो यार, सब बैठाइए कि याद रखना है। इसका अभी तक आप लोगों में चर्चा नहीं किया है, अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। ये वाला यूज होता है 6 कलर का जब रहता है, तो खाली ऐसे ही बता दे रहे हैं कि याद रख सकते हैं। ये 100 है, ये 50 है, ये 15 है, ये 25 है। ये एक्चुअली में है पार्ट्स पर मिलियन, मैंने 10⁻⁻6, और उसके बाद है पर डिग्री सेल्सियस। उसका मीनिंग हम समझा देंगे। अभी तो 4 कलर वाला ही पूछा जा रहा है, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? तो 4 कलर वाला हम पढ़ा देते हैं, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत डेविएट होगा तो पता चल जाएगा। तो ये नहीं भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। हाँ, अगर जो पूछ दिया 6 कलर वाला, तब उसका जरूरत पड़ता है। अरे ऐसी नौटंकी, हम तो कहेंगे नहीं है, याद रखो, मगर हम पढ़ा देंगे। छोड़ो, क्या मीनिंग होता है ये आप समझिएगा। रजिस्टर में क्या होता है ना कि वो कलरिंग किए हुए रहता है, वो ऐसे दिखाया गया कि उस पर सर्किल टाइप का बनल रहता होगा जी, तो कलरिंग किया हुआ रहता है। तो उसमें एक चीज देखिएगा कि एक कलर जो होता है वो अकेला पड़ा हुआ रहता है एक तरफ, और बाकी का जो होगा वो एक तरफ होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? समझिएगा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देगा तो उसमें हर हालत में आपको लेफ्ट से राइट चलना है। वो देवे ऐसा करता है कि जो नजदीक नजदीक में है ना वो लेफ्ट साइड में रहेगा, और दूर वाला है जो कि क्या रहेगा, राइट साइड में। या ऐसा भी कर दे सकता है कि सबको बराबर स्पेस पर रख दे, तब भी आपको समझना है कि हमको लेफ्ट से ही प्रोसीड करना है। तो प्रॉब्लम बनाने के व्यू से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बनाने के व्यू से प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि आपको लेफ्ट से चलना है राइट के तरफ। लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। कैसे? क्योंकि रियल लाइफ में ऐसे दिया है, कैसे दिया है पता नहीं ना चलेगा जी। तो उसमें आपको समझना पड़ता है कि जो ज्यादा गैप रहता है उसके बाद जो रहता है तो उधर से स्टार्ट नहीं करना आता है, इधर से स्टार्ट करना आता है। अरे रियल लाइफ में ये उल्टा भी थमा देगा तो आपको पकड़ा जाएगा ना कि जिधर नजदीक नजदीक है उधर से कहानियां स्टार्ट करना है। और प्रॉब्लम बनाने में तो हमेशा क्या करेगा कि वो लेफ्ट साइड में ही नजदीक नजदीक देगा और राइट साइड में दूर वाला देगा। या कभी कभी ऐसा भी करेगा कि वो बराबर में दे देगा, तो आपको लेफ्ट साइड से ही प्रोसीड करना है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार। तो आगे देखेंगे बाकी। ये जो 2 डिजिट हम अभी 4 वाला के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 4 कलर वाला के लिए पढ़ा रहे हैं। तो पहला वाला जो होगा ना वो 2 डिजिट होगा। 2 डिजिट मतलब क्या होगा कि इसका जो कलर रहेगा तो इसके हिसाब से उसको लिख दीजिएगा, इसका जो कलर रहेगा उसके हिसाब से लिख दीजिएगा। और ये वाला जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है। कैसे यूज करेंगे वो हम बता देंगे आपको। अभी आप तत्काल समझिए कि तीसरा वाला क्या होता है, मल्टीप्लायर वाला होता है। और जो सबसे दूर रहेगा वो टॉलरेंस बोलिए या एरर बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी ढंग से आपको ध्यान रखना है। पहला 2 डिजिट हम 4 कलर के लिए अभी तक पढ़ा रहे हैं। पहला 2 डिजिट डायरेक्ट लिखिएगा। तीसरा वाला वो बताएगा कि 10 टू द पावर कितना वाला उससे मल्टीप्लाई होगा, और जो सबसे दूर में रहेगा या सबसे राइट में रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? हो सकता है कि बराबर दूरी पर भी वो दे दे, वो तो उसका काम है। तो ये बताएगा कि एरर कितना है, मैंने कितना % एरर है। बाकी एग्जाम्पल से गुजरिएगा तब क्लियर होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है कि हम कौन सा पढ़ा रहे हैं? 4 कलर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी कलर वाला भी पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं है, तो हम बताएंगे। अभी देखो कि ये दिया हुआ है कि कलर ऐसा प्रिंटेड है, लेफ्ट साइड में येलो है, उसके बाद ग्रीन है, उसके लेफ्ट साइड में येलो है, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद सिल्वर। ऐसा दिया है तो आपको बताना है कि रेसिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। पहला 2 कलर जो होगा वो डिजिट के बारे में बताएगा। तो येलो देखो तो किस में इंडिकेट कर रहा है? हाँ, तो यहाँ पर हो गया कितना कि ये हो गया 4। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रीन किस में कर रहा है? 5। तो ये 2 डिजिट जो होगा ये बताएगा आपको कि माने पहला 2 कलर होगा वो 2 डिजिट आपको बता देगा। उसके बाद जो तीसरा रहेगा वो मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, इनटू ऑरेंज। तो ऑरेंज वाला कितना था? इधर देखिए 3 था, तो 10 टू पावर 3 हो जाएगा। ये नहीं याद करना आपको, ये याद करना, उसको पता चल जाएगा। तो ऑरेंज में 3 था, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर
3 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है। अब फिर लास्ट वाला रहेगा वो परसेंटेज आपको बताएगा। तो सिल्वर है तो समझिएगा जी, परसेंटेज वाला में यह दोनों यूज होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और तीसरा तो कोई कलर रहबे नहीं करेगा, तो एक्चुअली में ये वाला 3 बैंड वाला हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देगा कि 3 गो है और वो वाला है ही नहीं, इसका मतलब समझ जाना है कि कोई कलर नहीं है। आप कोई कलर नहीं तो आपको बाई डिफॉल्ट 20% एरर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिए कि परसेंटेज एरर वाला में किसका यूज करता है? गोल्ड और सिल्वर का यूज करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और अगर जो रहेगा ही नहीं तो कोई नहीं, इसका मतलब समझ जाना डायरेक्ट कि 20% हो जाता। अगर कोई कलर नहीं रहता तो बोलो जी, यहाँ पर है कौन? सिल्वर। तो सिल्वर का कितना है? 10% हो गया। अरे बोलो यार, तो ये वाला हो गया 10%, ऐसा होगा। या इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? तो 45, इसको लिख सकते हैं ना किलो, तो इतना किलो ओम प्लस माइनस इसका 10%। इसका 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 10 से डिवाइड कर दो। तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो समझ में आ रहा है कि इसको लिख देगा 4.5 किलो ओम। अब दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है 45 प्लस माइनस 4.5 किलो ओम। अरे नौटंकी है, बस ऐसे किया जा रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? यहाँ पर जो परसेंटेज रहेगा मैंने समझ जाना इसका 10%, तो उतना टॉलरेंस हो सकता है। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो जी। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। चलिए इसमें देखिए क्या पूछा गया है। नीट 2020 में पूछा कुछ है ना। इसमें क्या किया है कि दिया हुआ है कि ये येलो है, ये वायलेट है, ये ब्राउन है और ये गोल्ड है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो बराबर डिस्टेंस पर दे, या हो सकता है कि गैप दे सकता है ज्यादा। लेकिन ये बात समझ में आ रहा है ना कि गैप ज्यादा दे देगा तब एकदम क्लियर हो गया कि उधर से नहीं चलना, किधर से चलना, जिधर नजदीक नजदीक में। अच्छा, राइट साइड में नजदीक नजदीक कर दिया और लेफ्ट साइड में गैप ज्यादा कर दिया तो किधर से चलना पड़ जाएगा तुमको? राइट साइड में चलना पड़ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, बराबर रखेगा तब किधर से चलेगा? तब लेफ्ट से चलेगा। अरे बोलो यार, तो वो आप समझिएगा। तो इसमें क्या है कि मान लो कि लगभग बराबर दूरी पर ये दिए हुए, तो आपको समझ जाना है कि ये दोनों डिजिट बताएगा, ये मल्टीप्लायर बताएगा और ये वाला क्या बताएगा? परसेंटेज वाला बताएगा। तो कुछ है ही नहीं। येलो किस में है? देखो तो येलो देखोगे तो 4 में होगा। अरे बोलो यार। वायलेट, वायलेट देखो वहां पर 7 में है, तो 2 डिजिट तो लिखा गया। उसके बाद मल्टीप्लायर वाला होगा। उसके बाद ब्राउन, ब्राउन किस में आ रहा है? 10 टू पावर 1 में। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू पावर 1। इतना हुआ ना जी, प्लस माइनस गोल्ड। तो गोल्ड कितना परसेंट है? 5% है। अरे परसेंटेज तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, 5%, 10%, 20%, यही ना है जी। तो याद है ना, गोल्ड सिल्वर नेकलेस मांगे तो गोल्ड तो पहले वाला में आएगा, तो 5% समझ में आ रहा है ना जी। अरे वहां पर याद करवाया गया है। तो ये वाला इतना हो गया। ठीक है, तो ये यही हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया? देखो तो 470 प्लस माइनस 5%। तो इसमें कौन वाला था? 470 प्लस माइनस 5%। तो ये वाला हो गया। तो ये आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं? हो सकता है आपको कि इसके जगह पर भी वो ओम करवा देता। अरे बोलो यार, तो अगर ओम भी करवा देता तो कोई बात नहीं, इसका 5% कैलकुलेट कर देते। ये समझ में आ रहा है ना कि अगर एरर वाला का बात करेगा तो कितना हो जाता? 470 का 5%। बोलो यार, तो इससे ये हो जाता, इससे 2 हो जाता, तो जो भी होता 23.5 ओम इतना का एरर होता। तो इसको क्या लिखता? 470 प्लस माइनस इतना ओम। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसमें कुछ है ही नहीं जो समझाया जा सके। चलो इसको देखो, ये वाला जेई में पूछा है 2019 में। दिया हुआ है कि 4 कलर है, रेड, वायलेट, ऑरेंज और सिल्वर। तो आपको बताना है कि कितना को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेड वाला कितना को रिप्रेजेंट करता है? देखिए तो 2 को रिप्रेजेंट करता है, बस वो याद रहेगा, दिल हो जाएगा। और वायलेट वाला कितना रिप्रेजेंट करता है? 7। तो इतना हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लायर ना आता है, कितना हो जाएगा? ऑरेंज 10 पावर 3 प्लस माइनस सिल्वर, ये कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो इतना ही ओम हो गया।
तो देख लीजिए 27 किलो ओम हो गया। तो 27 किलो ओम किसमें है? 2 को में, इसमें और इसमें है। और इसमें क्या है परसेंटेज 10 है, इसमें 20 परसेंटेज 10 वाला है। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा। देख लो कैसे बच्चा का आपका सवाल है। यस तो इसमें कुछ है नहीं, बस जान रहे तो हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, ये वाला क्या दिया है जी आपको कि पहले क्या करता था कि कलर देख करके आपको रेसिस्टेंस पूछता था, अब रेसिस्टेंस देख करके क्या पूछा है? कलर पूछा है। तो अब एकदम आसान हो जाएगा। एक तो आप ऐसे ही पता कर ले सकते हैं। कैसे? ये 47 है और ये 4.7, इसका मतलब 10% का टॉलरेंस है। और 10% का टॉलरेंस किसमें होता है? सिल्वर में होता है। ये बात समझ आ रहा? मतलब सबसे लास्ट वाला सिल्वर होगा। ये कहानी समझ में आया? तो ये आपको बात चल गया होगा कि ये दोनों तो नहीं होगा, इसी दोनों में कुछ हो सकता है। अरे बोलो यार। अब उसके बाद फिर क्या होगा कि देख लेना 2 डिजिट ना है जी। यस सर। तो 2 डिजिट है तो क्या हो जाएगा? 4 किसके लिए आता है? येलो के लिए आता है। 7 किसके लिए आता है? वाइट के लिए। तो मैच करोगे तो हो जाएगा। ये वाला कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो कुछ है ही नहीं कि पढ़ाया जा सके, बस उसको याद रखिएगा। किससे? बीबी रॉय ग्रेट। बीबी रॉय एक सांस में ऐसे बोलिएगा, बीबी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस मांगे। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं होता है कि वाइफ के बाद डॉट नहीं लगाइए, ऐसे कर करके एक के सांस में बोलिए, बीबी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ भी गोल्ड सिल्वर नेकलेस मांगे। ऐसे भी कर सकते हैं। अरे याद ओवरऑल करना है, मतलब कितना वो अच्छा है, वो छोड़ने वाली नहीं है। तो ये हो गया जी। अब समझना चलो। सुनो, मान लो कि वो 3 कलर ही दिया, तो 3 कलर दिया, इसका मतलब चौथा जो हो गया वो क्या हो गया? 9 कलर वाला हो गया। तो कभी ऐसा भी आपको दे सकता है, तो इसमें सॉल्यूशन का जरूरत तो नहीं पड़ा। समझ आ रहा है कि नहीं? 3 कलर वाला में क्या कहानी होगा देख लो। दे दिया तो ऐसा नहीं कि दिमाग घूम जाए तुम्हारा। तो 3 कलर वाला में समझ में आ रहा होगा कि 3 कलर वाला में समझ जाना कि ये जो टॉलरेंस है ये कितना हो जाएगा? 20%। ये समझ में आ रहा है? बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा। 3 को 12 है, 2 को डिजिट बताएगा। अरे ये कि यहाँ पर ऐसा रहेगा ना जी, ऐसा केवल 3 वो कलर रहेगा। बोलो यार। तो ये वाला क्या बताएगा? डिजिट। और ये भी क्या बताएगा? डिजिट। अरे बोलो जी। और ये वाला क्या बताएगा? मल्टीप्लायर बताएगा। और ये वाला डायरेक्ट 20% हो जाएगा। कलर नहीं तो वही वाला 3 कलर बन जाता है। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन पूछना चाहिए उसको। अरे बोलो जी। अब समझना जी, अगर जो वो 5 कलर दे दिया, क्या दे दिया? 5 कलर दे दिया, तो कुछ नहीं। 5 कलर वाला में क्या होगा कि आपको 5 गुना होगा जी। तो 5 गुना में क्या होगा ना कि ऐसा वो किए हुए रहेगा। एक वो रहेगा दूर में, दूर में नहीं भी दे सकता, हो सकता है बराबर दे दे, लेकिन हम बता रहे हैं कि जनरली होना चाहिए उसको दूर में। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें पहला 3 को है जो कि डिजिट बताएगा। और उसके बाद फिर वही कहानी रहेगा। ये क्या होगा? मल्टीप्लायर होगा। और ये वाला क्या होगा? हाँ, एरर बोलो या टॉलरेंस बोलो, कोई दिक्कत लग रहा है? आपको पढ़ना है 4 कलर। 4 कलर में वो गायब कर देगा, तो 3 कलर, तो 4 3 से काम चल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं जो कि आपको सिखाया जाए। 5 को बन गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये 3 को डिजिट हो गया और 1 को क्या हो गया? मल्टीप्लाई। कंफ्यूज नहीं होना जी। पहले हम लोग का तीसरा होता था मल्टीप्लायर, ये उतारिए नहीं। पहले हम लोग का तीसरा क्या होता था? मल्टीप्लायर। अब तीसरा मल्टीप्लायर नहीं होगा, तीसरा डिजिट हो जाएगा। अगर जब पूछा तो, और अगर 6 कलर दे दिया, अरे नौटंकी है सर। ठीक है, तो 6 कलर दे दिया, इसमें ऐसे देता है। देखो 4 को ऐसे अटैच किए हुए रहेगा और 2 को है जो कि ऐसे अटैच किए हुए रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगेगा कि 4 को डिजिट हो जाएगा। कितना नानी नहीं बनना। इसमें क्या होगा जी? ये 3 को क्या होगा? डिजिट होगा। ये वाला क्या होगा? मल्टीप्लायर होगा। अरे डिजिट के बाद तो मल्टीप्लायर ही होगा। और ये वाला जो होता है वो टॉलरेंस हो जाता है। और ये वाला जो होता है ना, वो वाला होता है अल्फा का डाटा। और वो वाला जो याद करवाया गया ना, अल्फा वाला, यहां देखिए ये वाला। तो यही बोल रहा है कि 100 पीपीएम का मतलब हो गया
पार्ट पर मिलियन। माने आप ऐसा समझिए कि ये 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अल्फा का वैल्यू पूछेगा या अल्फा का वैल्यू का यूज करना चाहेगा तो आप कर दीजिएगा। जैसे कि ये क्या दिया 100 ppm, मतलब ये क्या हो गया एक तरह से 100 इंटू 10 टू द पावर -6, ये अल्फा का वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस। मैंने 1 डिग्री सेल्सियस के लिए इतना सा चेंज होगा, तो अगर 10 का बात करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 का बात करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? वो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन खुदा ना खास्ते अब मान लिया कि बीवी से उसका लड़ाई हो गया, वो आया उधर से एकदम और सेटे कर दिया ये वाला सवाल। एक बात बता रहे, ऐसे पूछेगा नहीं। आप देखे ना जेईई मेन में नीट में जो भी पूछा है सब में क्या है कि 4 कलर ही पूछा, एक कलर वो गायब कर देगा। अरे 3 कलर भी एक तरह समझो कि 4 कलर है, जिसमें कि क्या हो जाता है, हाँ कि ये वाला कलरलेस हो जाता है। ठीक है, 5 कलर वाला नहीं पूछना चाहिए, लेकिन 5 कलर अगर पूछ भी दिया तो बस खाली इतना ध्यान रखना है कि वो डिजिट बढ़ गया। ठीक है, 6 वाला में क्या होता है कि लास्ट वाला टॉलरेंस बढ़ाता है, वो नहीं 6 तो जाने नहीं चाहिए, 5 वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर पूछ दिया तो इट्स ओके। अरे बोलो यार। और एक होता है खाली ऐसे बोल दे रहे हैं, एक होता है ना कि केवल ब्लैक उस पर डाले हुए रहेगा, केवल सिंगल कलर ब्लैक, वो भी आपको नहीं पढ़ना, खाली ऐसे बोल दे रहे हैं सिंगल ब्लैक सर्किल डाले हुए रहता है। इसका मतलब क्या होगा देखो यार, इसका मतलब उसका 0 रेसिस्टेंस होता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको एज ए रेसिस्टेंस नहीं यूज किया जाता है, कुछ दूसरे चीज के लिए यूज किया जाता है, वो सब भी आपको नहीं जानना है। अरे ऐसे बता दिया गया, केवल इसमें कुछ है जिसको समझाया जा सके, ये आपको याद है उसके हेल्प से, तो आपको फिर समझिए कि पता है। अरे बोलो यार, तो बस खाली अस्थिर से बनाना आता है तो बन जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये पहले बोर्ड में आता था, ये कंपटीशन में पिछले 27 साल 28 साल 29 साल से अबे नहीं किया था ये क्वेश्चन। इधर जो लगातार जो है पूछा, 2018 में नीट में पूछा, 2019 में जेईई मेन में पूछा, फिर 2020 में नीट में पूछा। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे क्या है कि इसको केवल बोर्ड में पूछा जाता है। अरे बोलो यार, अब क्या है कि इसका इंपॉर्टेंस पड़ा, इसी को बोलता है सैनिटाइजर, भाव का एक बढ़ जाना। समझ में आ रहा है? पहले कोई पूछ नहीं रहा था, अब एक भाव बढ़ गया। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए।